स्टोरी की शुरुआत आयरन मैन 1 के अंत के बाद होती है, जहां एक तरफ टोनी पूरी दुनिया के सामने अपने आप को आयरन मैन घोषित कर देता है, वहीं दूसरी तरफ रशिया में अपने पिता के साथ बैठा हुआ ये आदमी उसे देखता है और उसके पिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल ये टोनी के पिता के दुश्मन हैं और ये अपने बेटे आइवार को टोनी और उसकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये आदमी भी ऐसा ही करता है। ये भी टोनी की तरह अपने लिए एक अलग सूट बनाना शुरू कर चुका है और इस तरह से समय बीतता जा रहा है। दूसरी तरफ टोनी, जो अब पूरी दुनिया के लिए एक सुपर हीरो है, वो स्टार्क एक्सपो नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च करता है जिसमें वो उन सभी आइडियाज को प्रोत्साहन और पैसा फंड करेगा जो उसके देश के भविष्य के लिए अच्छे साबित होंगे। दरअसल स्टार्क एक्सपो टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क का एक सपना था, जहां पर वो एक ऐसा शहर, एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां वो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे और दुनिया को पुरानी ऊर्जा स्रोतों से आजादी दिलाकर एक नए विकास की ओर अग्रसर करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उस समय से पहले ही मौत हो गई, इसलिए अब टोनी अपने पिता के इस सपने को आगे ले जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं वो अपने पिता से अब भी गुस्सा है और उनसे नफरत करता है, क्योंकि उसके पिता ने कभी भी टोनी को अच्छे से नहीं रखा और कभी उसे अपने बेटे की तरह प्यार नहीं किया। वो इस प्रोग्राम को अनाउंस करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर मिलती है जो उसे बताती है कि कल सुबह उसकी कोर्ट में पेशी है। अगले दिन कोर्ट में जब टोनी आता है तब उसे पता चलता है कि उसे यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उसने आयरन मैन जैसा एक खतरनाक हथियार बनाया। दरअसल गवर्नमेंट टोनी के सूट को एक हथियार की तरह देखती है, पर टोनी उन्हें समझाता है ये कोई हथियार नहीं है, ये एक डिफेंस सूट है जो सिर्फ और सिर्फ टोनी से रिलेटेड है और वो उसे सरकार को नहीं देगा। सरकार अपनी और टोनी की बात रखने के लिए टोनी की तरफ से पेपर पॉट्स और कर्नल जेम्स रोड्स, जिन्हें टोनी रोडी बुलाता है, उन्हें भी बुलाती है और गवर्नमेंट अपना पक्ष रखने के लिए टोनी स्टार्क की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के प्रतिद्वंदी हैमर इंडस्ट्रीज के मालिक जस्टिन हैमर को भी बुलाती है। यहाँ पर जस्टिन हैमर टोनी को गलत साबित करना चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो टोनी के दुश्मन हैं और वो उसकी कंपनी को डुबाना चाहते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट सैटेलाइट से खींची हुई कुछ तस्वीरों के बारे में जिक्र करती है और दुनिया को ये जताने की कोशिश करती है कि ये टोनी स्टार्क का ही आर्मर है जो कुछ टेररिस्ट ने चोरी कर लिया है। लेकिन टोनी कुछ ही देर में अपने गैजेट के जरिए उस लोकेशन का पता करता है और वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा को हैक करके वो फुटेज उसी स्क्रीन पर पॉडकास्ट कर देता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि दरअसल ये सूट टोनी का नहीं बल्कि उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी हैमर इंडस्ट्रीज के मालिक जस्टिन हैमर ने बनाया था और वो इस पर परीक्षण कर रहे थे। इसे देखकर जस्टिन हैमर आग बबूला हो जाते हैं और वो उस स्क्रीन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब पूरी दुनिया के सामने सच आ चुका है कि टोनी पर गलत इल्जाम लगाए गए थे। इसीलिए गवर्नमेंट को टोनी को वहाँ से जाने देना पड़ता है। अब टोनी घर आ जाता है और वो दोबारा अपनी वही जिंदगी जी रहा है। अब हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि टोनी की चेस्ट में लगा हुआ आर्क रिएक्टर धीरे धीरे उसकी जान ले रहा है, क्योंकि टोनी के आर्क रिएक्टर में पैलेडियम नाम का एक तत्व यूज होता है जिससे उस आर्क रिएक्टर को शक्ति मिलती है और वो हमेशा एक चुंबक की तरह कार्य करता है। और अगर टोनी ने उस आर्क रिएक्टर में पैलेडियम को नहीं लगाया या फिर उसने आर्क रिएक्टर को यूज करना बंद कर दिया तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी और धीरे धीरे उसके खून में जहर बढ़ता जा रहा है। और अगर उसे इस आर्क रिएक्टर को चलाना है तो उसे पैलेडियम की जगह किसी और तत्व को रखना होगा। लेकिन टोनी पृथ्वी पर मौजूद 118 तत्वों पर परीक्षण कर चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी पैलेडियम की जगह नहीं ले पाया, इसीलिए वो मजबूर है और उसे इसी आर्क रिएक्टर को यूज करना पड़ता है। दूसरी तरफ उसकी सेक्रेटरी पेपर पॉट्स उससे गुस्सा है क्योंकि वो अभी भी बदतमीज है और उसका रवैया लोगों के प्रति सही नहीं है। टोनी भी अपनी जिंदगी से परेशान है, इसीलिए सबसे पहले वो अपनी सेक्रेटरी पेपर पॉट्स को अपनी ही कंपनी का सीईओ घोषित कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि पेपर कभी उसे धोखा नहीं देगी। और यहाँ पर पेपर जरूरी कागजात साइन करवाने के लिए टोनी को एक लीगल एडवाइजर से मिलाती है जिसका नाम नताशा होता है। यहाँ पर टोनी नताशा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि वो एक स्मार्ट लेडी है। टोनी अपनी जिंदगी की कुछ परेशानियों से फ्री होकर आराम से जीना चाहता है और एक रेस का हिस्सा बनने के लिए मोनाको शहर चला जाता है। दूसरी तरफ आइवान, जो टोनी की कंपनी और उसे बर्बाद करना चाहता है, उसे अब पता है कि टोनी मोनाको में रेस में हिस्सा लेगा, इसीलिए वो भी मोनाको के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ मोनाको में टोनी बहुत सारे लोगों से मिलता है क्योंकि वो एक बहुत मशहूर आदमी है। यहाँ पर उसके प्रतिद्वंदी जस्टिन हैमर भी होते हैं और टोनी उनकी रिपोर्टर्स के सामने बेइज्जती करता है और वो उस रेस का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर आइवार भी होता है जो कि वहीं के स्टाफ के भेष में बैठा हुआ होता है और जैसे ही रेस शुरू होती है वो अपने असली रूप में आ जाता है और उस सूट का इस्तेमाल करता है जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था। वो उस सूट से टोनी की कार को तबाह कर देता है और अपने सूट के जरिए टोनी पर बहुत सारे हमले कर
करता है, लेकिन टोनी किसी तरह उससे बचने की कोशिश करता है। यहाँ पर पेपर पॉट्स और हैप्पी किसी तरह अपनी कार के जरिए टोनी तक उसका सूट पहुँचा देते हैं। टोनी और आइवान के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ पर टोनी आइवान को हरा देता है और पुलिस आइवान को यहाँ से ले जाती है। और ये सारी चीजें जस्टिन हैमर देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि अगर उसे टोनी से बदला लेना है, आइवान ही उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि आइवान ने टोनी की तरह दिखने वाला एक अमेजिंग सूट बना लिया है। और इस सारे हादसे के बाद टोनी आइवान से मिलने जाता है, जो अब पुलिस की कैद में है। यहाँ पर टोनी उससे पूछता है आखिर उसने उसे मारने की क्यों कोशिश की, लेकिन आइवान उसे कुछ नहीं बताता। वो उसे ये कहता है उसके शरीर में जो पैलेडियम का जहर है उससे उसकी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होगा। यहाँ से निराश होकर टोनी दोबारा पेपर पॉट्स के साथ अपने घर चला जाता है। और यहाँ पर इस जेल में जस्टिन हैमर के आदमी पुलिस को रिश्वत देकर आइवान को यहाँ से छुड़ा देते हैं और उसे जस्टिन हैमर के पास ले जाते हैं। जस्टिन हैमर उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो टोनी के जैसे सूट को बना देगा तो वो जो मांगेगा उसे दे दिया जाएगा। आइवान भी यहाँ काम करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि टोनी अब अपने घर पर है और पता करने की कोशिश करता है कि आइवान का क्या इतिहास है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। यहाँ पर उसका दोस्त कर्नल रोडी भी आ जाता है। रोडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि नेशनल गार्ड उसके सूट की डिमांड कर रहे हैं और अगर जल्द ही उन्हें कुछ जवाब नहीं मिला तो वो टोनी से उसके सारे सूट छीन लेंगे। लेकिन टोनी अपने ही दर्द में मदहोश है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ रोडी को भी पता चल जाता है कि टोनी की छाती में वो जहर उसे अंदर से खोखला बना रहा है। और यहाँ से जेम्स रोड्स चले जाते हैं। यहाँ पर टोनी अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है और ऐसे ही दिन गुजार रहा है और अपने बर्थडे पार्टी पर पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा तमाशा करता है और अपने सूट में पूरी दुनिया के सामने सबसे बदतमीजी करता है। वो पेपर पॉट्स की भी बेइज्जती करता है। यहाँ पर दोबारा कर्नल जेम्स आते हैं और जब वो देखते हैं कि टोनी नशे में है और अय्याशियां कर रहा है तब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर टोनी का ही एक सूट पहन लेते हैं और टोनी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी अपना आपा लगभग खो चुका है और वो नशे में है। यहाँ पर कर्नल रोडी और टोनी की एक बहुत अच्छी फाइट होती है, जिसमें कर्नल रोडी टोनी के सूट से कमजोर सूट पहनकर उसे हरा देते हैं और उस सूट को नेशनल गार्ड और मिलिट्री के पास ले जाते हैं। और दूसरी तरफ टोनी, जिसे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा अय्याशी करने लग जाता है। लेकिन इस बार इन सारे हंगामों को देखते हुए शील्ड के डायरेक्टर टोनी से मिलने आते हैं। वो टोनी को समझाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि जिस नताशा को टोनी लीगल एडवाइजर के जरिए के तौर पर जानता है, वो दरअसल कोई लीगल एडवाइजर नहीं बल्कि शील्ड की ही जासूस है, जिसका सीक्रेट नाम ब्लैक विडो है। और वो और शील्ड टोनी के उस रोग के बारे में जानती है और इसीलिए उन लोगों ने अभी तक एवेंजर्स इनिशिएटिव में उसे शामिल नहीं किया। टोनी उन्हें बताता है कि उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। निक फ्यूरी उसे बताते हैं उसके पिता का जो आधुनिक शहर बनाने का नक्शा, जो सपना था, उसी में उस नए तत्व का राज छुपा है जो टोनी के आर्क रिएक्टर में जगह ले लेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला देगा। इसलिए वो टोनी के साथ उसके घर चले जाते हैं और वहाँ पर उसे वो सारी चीजें दे देते हैं जो उसके पिता ने कभी निक फ्यूरी के पास छोड़ी थी। यहाँ पर उसे बहुत सारी बातें पता चलती है, जैसे कि आइवान कौन है और उसके पिता से सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे और टोनी के पिता के प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि हावर्ड स्टार्क हमेशा ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे और आइवान के पिता पैसे कमाना चाहते थे। यहाँ पर टोनी को आइवान की सच्चाई का भी पता चल जाता है और यहाँ पर एजेंट फिल को टोनी पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं और निक फ्यूरी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अपने पिता के सामान में टोनी को उनका एक वीडियो टेप भी मिलता है और बहुत सारी चीजें मिलती है, जहाँ पर वो उस वीडियो में टोनी के भविष्य के लिए एक मैसेज छोड़कर गए हैं, जिसमें वो टोनी को बताते हैं स्टार एक्सपो उनका सपना इसलिए है क्योंकि इस नक्शे के जरिए टोनी भविष्य में एक नए तत्व की रचना कर पाएगा, जिससे वो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला पाएगा। और क्योंकि हावर्ड स्टार्क के समय पर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि वो इस काम को अंजाम दे पाते, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मा टोनी पर छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था टोनी ही वो शख्स बनेगा जिसके पास अपूर्व ज्ञान के साथ साथ बेशुमार दौलत हो। और टोनी अपने पिता के उस सपने, उस नजरिए को समझ जाता है और अपने पिता के उस नक्शे को डिजिटलाइज करके उसमें छुपे हुए राज को पता कर लेता है और बहुत मेहनत के बाद एक सेटअप बनाता है। यहाँ पर वो टोनी स्टार्क लौट आया जो कभी हिम्मत नहीं हारता था। वो कई दिनों की मेहनत के बाद एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है और वो एक नए तत्व की रचना कर देता है। यहाँ पर उसके इस सक्सेस को देखते हुए निक फ्यूरी एजेंट फिल को, जिन्हें निक फ्यूरी ने टोनी पर नजर रखने के लिए कहा था, वहाँ से कहीं और भेज देते हैं और एजेंट फिल टोनी से अलविदा लेकर यहाँ से चले जाते हैं।
और एक और गवर्नमेंट जस्टिन हैमर के हथियारों की मदद लेती है और उन्हीं के सूट को मॉडिफाई करके उसे वॉर मशीन नाम दे देती है। दरअसल जस्टिन हैमर और मिलिट्री मिलकर भी टोनी के स्टार्क एक्सपो में नए सूट को उसके ड्रोन्स के साथ लॉन्च करने वाले हैं और आइवान भी उन ड्रोन्स पर काम करने में लगा हुआ है। टोनी ने इस सूट पर सफलता पा ली है और दूसरी तरफ आइवान भी अपना काम खत्म कर चुका है और वो टोनी को फोन करके कहता है स्टार्क एक्सपो में कुछ बड़ा होने वाला है। टोनी समझ जाता है कि उसका इरादा स्टार्क एक्सपो को बर्बाद करने का है, इसीलिए टोनी उस नए आर्क रिएक्टर को लगा लेता है और उसका वो रोग जो उसकी जान ले रहा था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि पेपर पॉट्स नताशा के साथ स्टार्क एक्सपो में पहुंच चुकी है, जहां पर जस्टिन हैमर अपने ड्रोन्स को लॉन्च कर देता है, साथ ही वो वॉर मशीन को भी लॉन्च कर देता है और पूरी दुनिया को बताता है कि अब इस दुनिया को आयरन मैन की जरूरत नहीं। लेकिन तभी टोनी वहां पर पहुंच जाता है और दूर जस्टिन हैमर के लैब में बैठा हुआ आइवान समझ जाता है कि टोनी जल्द ही उसे पकड़ लेगा, इसीलिए वो सारे ड्रोन्स जो उसने जस्टिन के लिए बनाए थे वो उन सबको और वॉर मशीन को भी हैक कर लेता है, जिसमें कर्नल जेम्स रोड्स है। अब जेम्स रोड्स अपना कंट्रोल खो चुके हैं और वॉर मशीन और वो सारे ड्रोन्स मिलकर टोनी को अपना निशाना बना लेते हैं और यहाँ से टोनी चला जाता है। यहाँ पर नताशा को समझ में आ जाता है कि हो ना हो आइवान ही इन सारे सूट्स को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वो हैप्पी के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां आइवान ने और मशीन को हैक किया था और वहां पर पहुंचकर वो उन सारे गुंडों को धूल चटा देती है जो जस्टिन हैमर के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर टोनी के पीछे वो सारे ड्रोन्स और वॉर मशीन पड़ी हुई है, कर्नल रोडी कुछ नहीं कर सकते। टोनी समझ जाता है कि अगर ये लोग स्टार्क एक्सपो में रहे तो ये लोग बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे, इसीलिए टोनी उन्हें ध्यान भटकाने के लिए अपने पीछे ले जाता है। यहाँ पर वो कुछ ड्रोन्स को मारने में तो कामयाब हो जाता है लेकिन रोडी को नहीं मार पाता। यहाँ पर वॉर मशीन और आयरन मैन की एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तब तक नताशा वॉर मशीन का कंट्रोल दोबारा पा लेती है और कर्नल रोडी वॉर मशीन को कंट्रोल दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो सारे ड्रोन्स आ जाते हैं जिन्हें आइवान ने बनाया था और ये सारे ड्रोन्स आकर वॉर मशीन आयरन मैन पर हमला करते हैं, लेकिन आयरन मैन और वॉर मशीन मिलकर इन सारे सूट से लड़ाई करते हैं और इन सब को हरा देते हैं। दूसरी तरफ पेपर पॉट्स उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर स्टार्क एक्सपो हो रहा था। वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और सारे लोग भाग गए और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो जस्टिन हैमर को किडनैप कर लेती है कि उसने आइवान जैसे टेररिस्ट को जेल से भगाया और ऐसे खतरनाक हथियारों की रचना की और वो उसे जेल में ले जाते हैं। और दूसरी तरफ टोनी और वॉर मशीन उन सारे ड्रोन्स को लगभग खत्म कर चुके होते हैं और यहाँ पर उन्हें एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी मिलती है और यहाँ पर आइवान आ जाता है जिसने वॉर मशीन और टोनी के सूट से इंस्पायर्ड होकर अपने लिए एक बहुत बड़ा सूट बनाया और वो आकर आयरन मैन और वॉर मशीन को हराने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही ये दोनों आइवान पर काबू पा लेते हैं और उसे हरा देते हैं। हारते वक्त आइवान उन सारे ड्रोन्स को धमाके से उड़ाने के लिए एक बटन दबा देता है जिससे वो सारे ड्रोन्स अपने आप धमाके में उड़ जाएंगे। आयरन मैन समझ जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्टार्क एक्सपो में पेपर मौजूद है और वहाँ पर अगर कोई ड्रोन फटा तो पेपर की भी मौत हो जाएगी। आयरन मैन जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे बचा लेता है और यहाँ पर वो उसे अपने दिल और बचाकर अपने दिल की बात भी कह देता है। और यहाँ पर जेम्स रोड्स टोनी का शुक्रिया करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब ये सूट गवर्नमेंट का है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इन सारी घटनाओं के बाद टोनी निक फ्यूरी से मिलने भी जाता है और निक फ्यूरी उसे एक रिपोर्ट देते हैं जो नताशा ने टोनी को ऑब्जर्व करके बनाई थी। उस रिपोर्ट में टोनी की सारी बदतमीजियां और बुरे काम होते हैं, इसीलिए उसे एवेंजर्स इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनाया जाता बल्कि उसे एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। और यहाँ से टोनी अपने दोस्त रोडी के साथ अवार्ड फंक्शन में जाता है जहाँ पर उसे और जहाँ पर टोनी को और रोडी को मेडल दिए जाते हैं। और अंत में हमें देखने को मिलता है कि एजेंट फिल जिन्हें निक फ्यूरी ने टोनी से हटाकर कहीं और भेजा था वो मेक्सिको के रेगिस्तान में है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जहाँ पर एक कूड़े जैसी चीज पड़ी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आयरन मैन 2 सन 2010 में आई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई की थी $623 मिलियन और साथ ही ये फिल्म मार्वल के फेज 1 की तीसरी फिल्म थी। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।